हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे सिविक्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 6th वाला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लग रहे होंगे, आपको काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने को मिल रहे होंगे। हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया हुआ है और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री PDF वगैरह सब कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई करंट अफेयर की न्यूज़ है, कहीं पर कोई पोस्टिंग वगैरह आती है, वैकेंसीज आती है, वो मैं सब यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और आपको वहाँ पे मेरा ग्रुप जो है वो दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन करा हुआ है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है, क्लासेस की लिंक वगैरह आपको यहाँ पे मिलती है, क्लासेस की प्लेलिस्ट वगैरह आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो आपको याद से दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपसे कोई भी जानकारी जो है वो मिस ना हो। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे। हमारी आज की क्लास जो है वो 6th पार्ट आपका रहने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट जो है वो हमने सिविक्स के प्रैक्टिस सेट के ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियोस आपके लिए होने वाली है। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या पूछा है? एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट्स प्रोवाइडेड। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा है ना प्रदत्त अधिकारों से ही जाना जाता है। ये किसने कहा है? ब्रीस ने, बार्कर ने, लास्की ने या फिर गार्डनर ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है कि हायर नीड्स आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सोशल लाइफ विदाउट विच है ना नीदर कैन इंडिविजुअल डेवलप देयर पर्सनैलिटी नॉर कैन दे परफॉर्म यूजफुल फंक्शन फॉर द सोसाइटी। इंस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट राइट्स। यानी कि ये बात जो है वो किसने कही है? ये बात आपके लास्की ने कही है। भाई अधिकारों के बारे में है ना, राइट्स के बारे में तो कौन बोल सकते हैं? एक ही इंसान है, लास्की जो है, उन्होंने ही अधिकारों के बारे में बात करी है। उसने कहा है कि राज्य जो है वो किस प्रकार के अधिकार देता है उसके अनुसार ही राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी लास्की इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी स्टेट जनरली रिलेटेड टू? सना सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है? एंशिएंट इजिप्ट से, ग्रीस से, चाइना से या फिर इंडिया से? सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीस के अंदर हम पढ़ते हैं, यूनान के अंदर प्राचीन है ना, यूनान के अंदर हम पढ़ते हैं सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो इन द वर्ड ऑफ लार्ज, अच्छा आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ा सा है ना गड़बड़ हो चुका है, आंसर जो है वो गलत आ गया है, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सिटी स्टेट की अवधारणा आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? एंशिएंट ग्रीस के अंदर आपको सिटी स्टेट की अवधारणा जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, हमने एंशिएंट ग्रीस में यानी कि प्राचीन यूनान में आपने अरस्तु, प्लेटो इन सबको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये सिटी स्टेट की बात करते हैं। तो सिटी स्टेट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ग्रीस के अंदर यानी कि यूनान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज कॉल्ड सोसाइटी अ ब्रिक एंड द स्टेट एज अ सीमेंट? किस में से, इन चारों में से किसने, है ना, आशीर्वादम, है ना, गिलक्रिस्ट, गेंटल एंड गार्डनर, इनमें से किसने, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट और है ना राज्य को सीमेंट कहा है? यानी कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है? ये तो आपकी ईंट है और राज्य क्या है? ये आपका सीमेंट है। ये बात जो है वो किसने कही है? तो ग्रीक पॉलिस वर्ड सिटी। अच्छा, आई थिंक ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, आपके जो है ना एक्सप्लेनेशन है वो थोड़े से आई थिंक मिसमैच हो गए हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको अब इसके आंसर में मिलेगा। आई थिंक हाँ, आइडियलिस्टिक जो है वो कंसीडर करते हैं कि सोसाइटी क्या है, ब्रिक्स है, और स्टेट क्या है, आपका सीमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। है ना, गेटल जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ द स्टेट? राज्य के स्वस्थ रूप के निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही है? स्वस्थ रूप के बारे में इनमें से कौन सा सही है? राज्य अपने में एक साध्य है। स्टेट जो है वो एंड है इन इटसेल्फ। राज्य साध्य का एक साधन है। स्टेट इज अ मीन्स टू एन एंड। राज्य साधन और साध्य दोनों है, स्टेट जो है वो मीन्स और एंड दोनों है। या फिर राज्य न साधन है न ही साध्य है, स्टेट ना ही मीन्स है ना ही एंड है। तो ये जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे बोला है कि थिंकर्स हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट। भाई राज्य के सेना स्वरूप के बारे में विचारकों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न थे। राज्य साध्य और साधन दोनों है, जहाँ पे आशीर्वाद है ना आदर्शवादी राज्य को साध्य व मानवीय विकार की है ना पराकाष्ठा मानते हैं, वही उदारवाद राज्य को
साधन मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका राज्य जो है वो साधन और साध्य दोनों ही है। अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग थ्योरिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग अपनी विचारधारा दी है, किसी ने इसको साधन बताया है, किसी ने इसको साध्य बताया है, पर राज्य क्या है आपका मीन्स और एंड दोनों ही है, राज्य आपका साधन और साध्य दोनों ही है। थिंकर्स हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट इज बोथ एन एंड एंड अ मीन्स, वाइल आइडियलिस्टिक जो है वो मानते हैं कि राज्य क्या है एंड है। जो आदर्शवादी है वो क्या मानते हैं, राज्य आपका साध्य है, राज्य जो है वो आपका एंड है, पर जो है ना पिनेकल ऑफ ह्यूमन रीजन लिबरल कंसिडर स्टेट एज मीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि राज्य आपका साधन और साध्य मीन्स और एंड दोनों ही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले सवाल पे क्या पूछा है, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। जुडिशरी, क्षेत्र यानी कि एरिया, पॉपुलेशन और सॉवरेनिटी, इन चारों में से किसको हम राज्य की सुप्रीम पावर के रूप में मानते हैं, राज्य की सर्वोच्चतम शक्ति के रूप में मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉवरेनिटी जो है इसको हम राज्य की है ना सर्वोत्तम शक्ति के रूप में मानते हैं, संप्रभुता को। सॉवरेनिटी इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, इन इट्स एब्सेंस वी कैन नॉट इवन इमेजिन अ स्टेट, यानी कि संप्रभुता राज्य का परम अवश्य तत्व है और इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राज्य अपने इस लक्षण के कारण अन्य सभी समुदायों में सर्वोच्च और है ना बाहरी दृष्टि, बाहरी जो आपकी है ना बाहरी जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है उससे स्वतंत्र होता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में मानी जाती है। बोधा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सुप्रीम है स्टेट के अंदर, तो सॉवरेनिटी जो है वो सबसे सुप्रीम होती है। संप्रभुता होता क्या है बेसिकली, इसको समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभुता यानी कि कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, उसके ऊपर बाहरी फोर्स का कोई भी है ना, मतलब बाहर से किसी भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए राज्य के ऊपर, वो आपकी संप्रभुता होती। जैसे हमारे यहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स जो है वो रह के गए थे, तो इंडिया को ब्रिटिशर्स जो है वो कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि हमारे पास में हमारी संप्रभुता सॉवरेनिटी जो है वो नहीं थी, हमारे पास में सुप्रीम पावर नहीं थी। लेकिन अब इंडिया जो है उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, किसी का भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंडिया अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है। इंडिया के पास में अब इंडिया जो है वो अब सुप्रीम है, हम जो है हमारी सरकार जो है वो सुप्रीम है, हमको बाहरी किसी एक्सटर्नल फोर्स से पूछना नहीं पड़ता है कि हम ऐसा करें क्या, अमेरिका से, ब्रिटेन से, किसी से पूछना नहीं पड़ता है हमको। तो अब यानी कि हम क्या है, हम सॉवरेन हो चुके हैं, हम संप्रभु जो है वो बन चुके हैं। तो यही पूछा था आपसे कि भाई कौन सा तत्व है जो सर्वोच्चतम शक्तिशाली माना जाता है सेना राज्य के अंदर, वो होता है आपका सॉवरेनिटी यानी कि आपका सेना संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है संप्रभुता, इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सॉवरेनिटी जो है वो मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है राज्य का, इसके एब्सेंस में वी कैन नॉट इमेजिन अ स्टेट, यानी कि बिना संप्रभुता के हम राज्य की इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्टेट इज सुप्रीम अमंग द ऑल कम्युनिटीज एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। भाई स्टेट जो है वो संप्रभुता की वजह से ही तो सुप्रीम माना जाता है और संप्रभुता की वजह से ही बाहरी फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सॉवरेनिटी इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट में सुप्रीम पावर जो है वो संप्रभुता को माना जाता है। और बौद्धिन ने यहाँ पे कथन भी बताया है कि सॉवरेनिटी इज दैट सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट विच इज नॉट रेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सॉवरेनिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, हु सेड दैट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ इज द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, ये राजनीति का विषय है। ये बात किसने कही है, लॉसविल ने कही है, लास्की ने कही है, डेविड ईस्टन ने कही है या फिर आमंड ने कही है। क्या बात बोली है कि भाई जो भी इंसान कुछ भी प्राप्त करता है वो क्या कब और कैसे है ना प्राप्त करता है, वो सब्जेक्ट टू पॉलिटिक्स है, राजनीति का विषय है। ये बात जो है वो किसने कही है, तो ये बात जो है वो आपकी कौन कह सकता है, सपोर्टिंग पावर पॉलिटिक्स, लॉसविल जो है उन्होंने ये बात कही है। इनकी फेमस किताब भी है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, 1936 में ये आई थी। तो ये जो किताब है वो लॉसविल की ही है और लॉसविल जो है वो पावर पॉलिटिक्स को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लॉसविल इसका करेक्ट आंसर है। इनकी जो किताब है वो आपको याद रख लेनी है, इनकी किताब का नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यानी कि आपको किताब जो है वो इंग्लिश में ही याद रखनी है। शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लॉसविल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, जो कि 1936 में स्पष्ट किया है कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लॉसविल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा है? ऑथर ऑफ विडोज एंड वेलफेयर स्टेट, यानी कि विधवाओं द वेलफेयर स्टेट के लेखक जो है वो कौन है? रॉबर्ट नॉजिक है, हॉबमैन है ना, गुनार है ना, मिडल है, या फिर आपका है ना जॉन गंथर है। जॉन गंथर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो है ना गुनार मिंडेल्ड जो है वो आपके इसके ऑथर है। इन्होंने यहाँ पे किताब लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? यहाँ पे इन्होंने किताब लिखी है विडोज एंड द वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन नंबर सी जो है गुनार मिर्डेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? व्हेन डिड यूनेस्को डिफाइन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 एडी में, 1949 एडी में, 1950 या फिर 1951 एडी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1948, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए जो है 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे व्याख्या में? क्या बोला है? टू डिफाइन द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड was organized by UNESCO, United Nations in the September 1948, in which following subject of the study were included: scope of traditional political science, जिसमें political theory, political institutions, political parties and groups and political opinion और international relations जो है वो आते थे। यानी कि यूनेस्को ने पॉलिटिकल साइंस को है ना रिकॉग्नाइज कब किया और क्या क्या चीजें आती थी उसके अंदर? पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स एंड पब्लिक ओपिनियन और इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें क्या हुआ था? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए गए थे। कौन कौन से वो विषय थे वो भी पूछ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, राजनीतिक संस्थाएं हो गया, आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप एंड पब्लिक ओपिनियन, राजनीतिक दल समूह और लोकमत हो गया, और आपका है ना इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया। तो 1948 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच डिस्कस द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। ये कथन जो है वो किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है, लास्की ने दिया है, आपका है ना गिलक्रिस्ट ने दिया है, या फिर आपका है ना पॉल जेनेट ने दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो अबव डेफिनेशन है वो पॉल जेनेट ने दी है। ऑप्शन नंबर डी पॉल जेनेट इसका करेक्ट आंसर है। पॉल जेनेट ने यहाँ पे क्या कहा है? राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वो अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा राज्य के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसकी है? पॉल जेनेट की है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? द अबव डेफिनेशन जो है वो पॉल जेनेट की है। प्रोफेसर जेनेट अब प्रोफेसर ऑफ एथिक्स थे जिनका जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ था, और ये इमैनुअल कांत इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थॉट से इन्फ्लुएंस थे। जो आपका पॉल जेनेट है ये आपके है ना एथिक्स के प्रोफेसर थे। जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, और ये इमैनुअल कांत से प्रभावित थे। हिज मेजर वर्क, इनका मेजर वर्क क्या है? ले फेमिन, हिस्टोरियो डाले साइंस पॉलिटिक, फिलोसॉफी डाले रेवोल्यूशन फ्रांसिस एक्सेट्रा। यानी कि फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ने में अटपटा लगेगा, पर ये जो ऊपर की भाषा है वो आपकी पॉल जेनेट ने दी है। ये आपकी फ्रांस से बिलोंग करते थे और ये आपके इमैनुअल कांत से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर डी जो है पॉल जेनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या पूछा है? पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, यहाँ पे ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, तो पॉल जेनेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है अगला सवाल? अंडर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो आपका संसदीय सरकार होती है इसमें हेड कौन होता है? हेरिडिटी पर्सन होता है, आपका निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मनोनीत व्यक्ति होते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, या फिर आपके निर्वाचित प्रधानमंत्री यानी कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपके पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसमें हेड कौन होता है? अभी हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम कहाँ पे चलता है? यूएसए में चलता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में हेड जो है वो कौन होते हैं? कोई अनुवांशिक व्यक्ति है ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हेरिडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और नॉमिनेटेड पर्सन है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री है ना, तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निर्वाचित प्रधानमंत्री जो है वो आपके हेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो किसने दी है? हॉब्स ने दी है, प्लेटो
ने दी है, एरिस्टोटल ने दी है या फिर लॉर्ड एक्टन ने दी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। ठीक है, किसने किया है? अरस्तु ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की है ना थ्योरी दी है, जहाँ पे इन्होंने बात करी है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस की। इन्होंने यहाँ पे वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय के बारे में बात करा है अरस्तु ने। वितरणात्मक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बोला है? जो भी है ना चीजें जो है उसका वितरण जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। और सुधारात्मक न्याय यानी कि है ना समाज के अंदर न्याय कब होगा? जब उसके मतलब कोई भी चीज अगर गलत है तो उसको सुधार करो, और सुधार करके ही हम समाज के अंदर न्याय लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। कुछ चीज अगर खराब है तो उसको सुधार करना है, यानी कि उसको करेक्शन करना है। इस दोनों के माध्यम से हम समाज के अंदर जस्टिस जो है, न्याय जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो वितरणात्मक न्याय जो है उसका सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है अरस्तु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? अरेंज द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राज्य के विकास को सही क्रम में आपको जमाना है कि कौन से राज्य का विकास कब हुआ था। ओरिएंटल एम्पायर, रोमन एम्पायर, ग्रीक सिटी या फिर नेशन स्टेट। तो आपको पता होगा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो सबसे लास्ट में आया है, तो आपको ये सबसे लास्ट में यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी? सबसे पहले ओरिएंटल एम्पायर आएगा, फिर आपका ग्रीक सिटी आएगा, फिर रोमन कॉमनवेल्थ आएगा और फिर आपका नेशन स्टेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस आपको नहीं गिवन है, लेकिन अगर आपसे सवाल में ऐसा कुछ है ना एग्जाम में आता है कि आपको यहाँ पे राज्य के विकास का सही क्रम लगाना है, तो सबसे पहले ओरिएंटल एम्पायर लगाना, सबसे पहले प्राच्य समाज है ना साम्राज्य लगाना, फिर यूनानी लगाना, फिर ग्रीक लगाना। यानी कि ग्रीक तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम जो भी पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं उसमें भी हम सबसे पहले ग्रीक यानी कि यूनानी पढ़ते हैं। हम प्लेटो को पढ़ते हैं, हम सुकरात को पढ़ते हैं, हम अरस्तु को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनको ही पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रीक सिटी आपका आता है, यूनानी नगर आता है, पर इससे पहले भी आपका ओरिएंटल एम्पायर था, आपका प्राच्य है ना प्राच्य साम्राज्य था। उसके बाद में फिर आपका यूनानी नगर आया, फिर आपका रोमन एम्पायर आता है। ठीक है, जहाँ पे कैथोलिक चर्च के बारे में बात होती है, जहाँ पे पोप के बारे में बात होती है, रिलीजन यानी कि धर्म के बारे में बात होती है। और फिर आपका राष्ट्र यानी कि आपका नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, आपका राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपका रीसेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपकी वेस्टफेलिया की ट्रीटी हुई थी 1916 में हुई थी, आई थिंक, मुझे बताना अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 1916 में इसकी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसके अंदर आपका नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो तो रीसेंट है, पर और है ना ओरिएंटल एम्पायर हो गया, आपका ग्रीक सिटी हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, और फिर उसके बाद में आपका नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑप्शन आपको जो है वो क्रोनोलॉजी के अंदर इस प्रकार से यहाँ पे लगाने होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे देखा है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो बाकी है ना मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। इस टेलीग्राम चैनल को आप याद से ज्वाइन कर लेना, हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, क्लास की फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ्री PDF वगैरह सब कुछ अपलोड करती रहती हूँ। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताया करो कि आपको वीडियोज जो है वो कैसी लग रही है। कोई भी आपकी दिक्कत है, कोई भी आपको इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो सब भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।